हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे जो आपका एमए इकोनॉमिक्स का 2020 का पेपर है। ये आपका 2020 मतलब 20 का पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है ना, हम आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, वो क्या कहता है आपको कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिए। अभी जैसे जैसे हम आगे आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर ये सारे के हमने आंसर्स आपको स्टडी करके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, फर्स्ट यूनिट का, ये बहुत ही आसान है। इसमें a+b a-b ab जो है ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन भी, इसके सारे सोल्यूशन आपको जो है ना अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये आपका जो है इनपुट आउटपुट मॉडल की सारी थ्योरी है बेटे। इसमें आपको जो है ना इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है उसके बारे में सारा कुछ बताना है। इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये किसने दिया था, इसकी अजम्पशंस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटर ये रहेगा कि आप ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन करो, उनके सोल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। वो आपको इजी भी है और उसमें से आपके पूरे नंबर भी मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में से है। और जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, ये आपका कोस्ट वाला मतलब सिंपल डेरिवेटिव्स में से है। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैंने दोनों के ही सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट का जो है, आप कोशिश करना कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन पार्ट है, 6 का पार्ट जो है ना, आप इसी को करो। ये दोनों 8-8 नंबर के हैं और बहुत ही आसान है। दोनों के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको अवेलेबल करा दिए। साथ में जो आपका ये 6 का सेकंड पार्ट है, कंज्यूमर सरप्लस वाला जो है ना, इसकी वीडियो भी आपको शेयर की जा चुकी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में जो है ना, जिसको सिंप्लेक्स आता है तो वो 8th क्वेश्चन करना, जिसको सिंप्लेक्स नहीं आता वो 9th करना। मैंने जो है ना यहाँ पर 9th का सोल्यूशन दिया हुआ है, सिंप्लेक्स का सोल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। सिंप्लेक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको वीडियो अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसके थ्रू जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 9th में पहले तो आपको गेम को जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस बताना है। ठीक है, 8 नंबर का। और 8 नंबर का जो है ना, आपको ये बताना है कि आप कैसे इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर आप सैडल पॉइंट निकाल कर कैसे करेंगे, वो भी सारा का सारा सोल्यूशन जो है ना अभी आपको नीचे कराया जा रहा है। तो पेपर बहुत ही आसान है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं और थ्योरी वाला पार्ट छोड़ भी देते हैं और गेम का क्वेश्चन करते हैं, तब भी आप जो है ना यहाँ से 62 मार्क्स का पूरा 72 मार्क्स का पेपर सोल्व कर सकते हैं। और यदि आप गेम के बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपको 2-4 नंबर वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। सोल्यूशंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर जो अभी हमने डिस्कस किया 2020 का दिसंबर का एमए प्रीवियस, ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। फर्स्ट पार्ट में हमारा पूछा गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके की डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो 1 होते हैं और अदर डायगोनल से अदर एलिमेंट्स जो है ना वो 0 होते हैं, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसलिए इसको हमेशा मतलब यदि 3 ऑर्डर की है तो I3 से डिनोट करेंगे, यदि 2 ऑर्डर की है तो I2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि फिजिबल रीजन क्या होता है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से है। द रीजन विच इज कॉमन टू ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो आपकी ये लीनियर प्रोग्रामिंग की ये आपकी एक कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली। तो ये इसमें एक कोई कॉमन रीज़न ऐसा होगा जो सभी कंस्ट्रेंट्स को के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इस रीज़न को हम फिजिबल रीज़न कहेंगे, जो कि जिसमें कि आपके सारे कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो आपके सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए जो कॉमन रीज़न है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जीरो सम गेम क्या होती है। ये गेम थ्योरी से क्वेश्चन है। अ गेम इन विच द गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर इज कॉल्ड एज जीरो सम गेम। दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर वन है, एक प्लेयर बी है। एक प्लेयर गेन कर रहा है तो दूसरा लॉस कर रहा है, जितना एक का गेन है दूसरा का उतना ही लॉस। यदि बराबर बराबर है तो उसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना, इसको ए डैश apostrophe से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरचेंजिंग द रो and column of A is called as transpose of A. It is denoted by A ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स, यदि एट मैट्रिक्स आपको गिवन है, यदि हम उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसको हम ए का ट्रांसपोज कहते हैं। इसको ए ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 3 5 2 4 6। अब हम इसकी रोज जो है, ये रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, इस रो को कॉलम बना देते हैं, तो ये ए का ट्रांसपोज होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव से है। द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट इज कॉल्ड एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। इसको आप जो आपका माइक्रो में आइसोक्वेंट्स है, आइसोक्वेंट्स से भी आप इसको लिख सकते हैं। आइसोक्वेंट्स में ये होता है कि ये आपकी एक आइसोकोस्ट लाइन है, ये आपका आइसोक्वेंट है। जहाँ पर आपका आइसोकोस्ट लाइन और आइसोक्वेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये आपका यूनिट 3 से क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स जो है ना इज इक्वल टू डी एक्स है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और एफ जब हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस सी आ जाता है। यदि हम इसकी वैल्यू जो है ना ए से बी तक कहते हैं कि इसकी वैल्यू ए से बी तक जाती है, ठीक है, तो इस इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाएगा। यदि ए और डेफिनेट मतलब एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। इनडेफिनेट में क्या होता है कि जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ गया, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है ना वो आपको गिवन नहीं है कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो कहाँ तक जाएगा, तो इसीलिए इसको सी की वैल्यू जो है ना, मतलब जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना सी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, ये दो मार्क्स के क्वेश्चन आती है। सिंपल और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन is called as differentiation. It shows the change in one variable to the change in another. जैसे ये है y is equal to x square plus 4x। यदि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपका सिंपल डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका चेंज क्या हो रहा है, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाया जा रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेरिवेटिव का वो फंक्शन होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल सेवरल वेरिएबल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन जस्ट वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बड़े सारे वेरिएबल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना बेसिकली हम जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है u इज़ द फंक्शन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर u जो है ना जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपकी दो वेरिएबल्स हो गई, एक x और एक y। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जैसे 0 होता है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है हम उसको करली से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंपल डेरिवेटिव होता है उसको सिंपल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट का कि होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। इट इज सॉल्व बाय रिप्लेसिंग बाय सेपरेटिंग first variable and the derivative of particular variable or either side and then integrating it with respect to the variable। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, एक का जो है ना हम डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे से को सेपरेट करते हैं विद द इंटीग्रल ऑफ दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16 मार्क्स वाले जो आपके
यूनिट 1 के क्वेश्चन है। आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना सेकंड पार्ट में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए बी निकालना है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करो, ए माइनस बी, ए और बी को माइनस करो, फिर उसके बाद थर्ड है ए और बी की मल्टीप्लाई। ये दोनों जो है ना तीनों पार्ट्स 2-2 मार्क्स के हैं। आपको इसको बहुत आसानी से और कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड का सेकंड पार्ट। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है। आपको 2 मार्केट दी हुई है, मार्केट 1 की डिमांड दी हुई है, मार्केट 2 की डिमांड दी हुई है। मार्केट 1 की सप्लाई दी हुई है, मार्केट 2 की सप्लाई दी हुई है। आपको यहाँ इसको जो है ना मतलब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, मतलब मैट्रिक्स का कोई भी हो यूज अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम में बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। हम मार्केट 1 की डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे के बराबर रख देंगे और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से फिर हम मार्केट 2 की डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। ये मार्केट 2 की डिमांड है, ये मार्केट 2 की सप्लाई है जो हमने यहाँ से लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। एक आ गई 6p1 माइनस 3p2 इज इक्वल टू 50, एक आ गई 2p1 माइनस 6p2 इज इक्वल टू माइनस 35। इज इट ओके? यहाँ पर हम जो है ना अब क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू आ गई कोफिशिएंट्स ऑफ p1 एंड p2, बी की वैल्यू आ गई जो आपके इनइक्वालिटीज़ हैं, और एक्स की वैल्यू आ गई आपकी p1 एंड p2। इसके बाद हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड। ए की वैल्यू क्या है कि जो ए की कॉफिशेंट्स हैं उसको करके -30 आ गई। A1 जो है ना बी को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम से, A2 बी को रिप्लेस कर दिया सेकंड कॉलम से, और फिर वैल्यू निकाल ली p1 एंड p2 की। बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके लिए 16 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम प्रोसीड करते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड में जो आपका मतलब यहाँ पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो था वो इनपुट आउटपुट का था कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा बताना था। तो इसलिए इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है ना ये थ्योरी का क्वेश्चन है। आप इसको बहुत आसानी से इनपुट आउटपुट में क्या होता है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसको वैसे करेंगे। अब यूनिट थर्ड में आपका यूनिट सेकंड में फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कॉमोडिटीज़ जो है ना जो आपको बतानी है कॉम्पिटिटिव है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, जबकि क्वांटिटी दोनों की दी हुई है। एक क्वांटिटी 1 दी हुई है फर्स्ट कॉमोडिटी की, क्वांटिटी 2 दी हुई है सेकंड कॉमोडिटी की। यदि कॉमोडिटीज़ जो है ना आपकी ये Q1 एंड Q2 ये आपकी कॉम्पिटिटिव या कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, ये डिपेंड करता है कि दोनों के क्रॉस डेरिवेटिव्स जो है ना वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है ना इसको हम यहाँ पर, क्योंकि हमें Q1 दिया हुआ है, ये गलती से मैंने X1 लिख दिया, Q2। ठीक है, तो इसका जो है ना Q1 का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहले 1 यानी कि P1 के रिस्पेक्ट में इसका वो P2 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, 2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, 0.5 आगे आ गया, ये एज इट इज़ कांस्टेंट हो गया। और इसका डेरिवेटिव जो है ना जब लेंगे तो -1 हो गया, ये माइनस आ। ठीक है, ये अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वाली पावर्स को नीचे ले आए। ऐसे ही जो 2 है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि हमने क्रॉस लेना है। 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो अब 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 0.3 आगे आ गया, 0.3 में से 1 माइनस करेंगे तो -0.7, और ये इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब उसके बाद हम जो है ना यहाँ पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलास्टिसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि यहाँ पर 1 जो है ये आपकी क्वांटिटी है और 2 जो है ये आपका प्राइस है। 1 आपकी 2 क्वांटिटी है और 1 प्राइस है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला है वो रख लेंगे। यहाँ पर P2 जो है ये आपकी क्या है, जो P2 है एज इट इज़ रहेगा। Q1 ये मुझे क्वांटिटीज़ जो है ना X1 X2 लिखने की आदत है, इस वजह से ये। अब Q1 की वैल्यू जो है ना ये आपको गिवन है, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। तो इसको जो है ना हमने कैसे सॉल्व किया, देखो ये एज इट इज़ आ गया। पॉजिटिव पावर्स जो है ना उनको नीचे रख लिया और नेगेटिव पावर्स को ऊपर ले गए। अब जैसे ये पॉजिटिव पावर है, ये P2 ये P2 बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, ये हो गया P2 की पावर
1। ठीक है, और ये माइनस में है, ऊपर चले जाके पॉजिटिव हो गया, इन दोनों को कट गया तो वैल्यू आ गई 0.5। इसी तरीके से अब सेकेंड क्वांटिटी को प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी के साथ डिराइव करेंगे और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करें। ये जो है ना 7 है और ये 3 है, इन दोनों को प्लस किया 1 आ गया, ये 2 है, ये -2 है, ये 2 नीचे रहेगा, ये -2 है ऊपर चला जाएगा, ये सब कट के आ गया 0.3। अब क्योंकि हमारा जो है ना क्रॉस डेरिवेटिव η12 एंड η21 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब गुड्स जो है ना वो आपकी कॉम्पिटिटिव है। यदि इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो गुड कॉम्पिटिटिव है, यदि इनमें से एक की पॉजिटिव एक की गुड नेगेटिव आती है या दोनों की नेगेटिव आती है तो गुड्स जो है ना वो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनता है कि टोटल आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर आउटपुट की जहां पर एसी मिनिमम है। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से क्योंकि एसी से हमारा सब कुछ काम होना है, सबसे पहले एसी निकाल लेंगे। एसी क्या होती है, टीसी डिवाइडेड बाय एक्स, इसको एक्स से डिवाइड कर दे, ये आ गया। एसी जो है ना, ये देखिए एसी मिनिमम कहाँ पर होती है, यहाँ पर, जहां पर स्लोप ऑफ एसी क्या होता है 0, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ एसी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एसी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने मिनिमम एसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने जान के अभी बनाया है ताकि आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर एसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव ले दिया, माइनस आ गया, नेगेटिव, ये 0 और ये 2। अब हमने क्योंकि इसका स्लोप यहाँ पर सबसे मिनिमम है इसलिए इसको यहाँ पर 0 पुट कर दिया। 0 पुट करके वैल्यू निकाल ली तो एक्स की वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया। एक्स की वैल्यू -√30 हो सकती है और +√30 होती है। अब क्वांटिटी क्योंकि नेगेटिव में नहीं हो सकती इसलिए नेगेटिव को निगलेक्ट करके हमने यहाँ पर जो है ना x की वैल्यू ली है +√30। इज इट ओके? अब हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया, दोबारा से डेरिवेटिव लेकर ये आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना हमने पुट करी √30, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो है ना ये AC की वैल्यू मिनिमम होगी या नहीं। यदि ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगी, यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगी। तो देखो हमने वैल्यू पुट कर दी, AC मिनिमम मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब AC मिनिमम है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 30 पर। अब हमने AC की वैल्यू जो है ना √30 पर फाइंड आउट करेंगे। AC जो है ना √30 पर कितना आ गया, ये देखिए हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या पुट कर दिया, √30 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 2√30 आ गया, इज इट ओके? और यहाँ पर जो है ना हमारा है मतलब 60, हम इस 60 को √30 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 30। अब नीचे √30 इस 30 को हमने कैंसिल करना है, √30 को तथा √30 × √30, जैसे 30 है हम इसको √30 × √30 करेंगे तो ये 30 के बराबर हो जाता है। तो एक 30 से 30 कैंसिल आ गया, 2√30 आ गया 2√40 और -12। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ये AC है इस स्लोप पर AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है माइक्रो में कि जहाँ पर AC का स्लोप मिनिमम होता है वहाँ पर MC AC को कट करती है और इस पॉइंट पर AC और MC एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब हमने जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी उसका डेरिवेटिव लेकर MC निकाल ली, MC में x की वैल्यू पुट कर दी तो ये भी आ गया -12 4 √30। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू है जहाँ पर AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इज इट ओके? अब हम यूनिट 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है। तो देखो मैंने ना आपको 18 का क्वेश्चन कराया, 17 का क्वेश्चन पेपर कराया और अब हम ये 20 का कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें जो है ना ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको कंसीडर करना। 1 + EX जो है ना इसको t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, EX इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ये वाली EX और dx जो है ना इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं dt, और ये EX + 1 जो है ना इसकी जगह पुट कर सकते हैं t। तो हमारा आ जाएगा dt अपॉन में t। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log of t + c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू हमने मानी थी 1 + EX इज इक्वल टू t, ये पुट कर दिया और आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 6 का सेकंड पार्ट, यहाँ पर आपको जो है ना p दिया हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है जब p की वैल्यू 7 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, p की वैल्यू 7 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आप क्वान्टिटी निकाल लेंगे।
क्वांटिटी जो है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी -2 या फिर +2। क्वांटिटी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्यू की वैल्यू आ गई 2। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, 0 to Q P इंटू में DQ माइनस P इंटू में Q। ये P जो है ना, ये वही है जो आपको यहाँ पर गिवन है। ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, P इंटू में DQ माइनस P आपको गिवन है 7 और Q की वैल्यू आपने निकाली 2। ठीक है, अब यहाँ पर 0 to 2 ये डेफिनेट इंटीग्रल है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बहुत ही सिंपल सा आता है, 25Q 3Q² 3 Q का क्यूब बाई 3। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, पहले 2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साथ 0 वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8-8 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं शायद से ये, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, आपको क्वेश्चन पेपर मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। यूनिट 4 में आपका एक क्वेश्चन आता है सिंप्लेक्स से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सिंप्लेक्स नहीं किया हुआ या फिर जिनकी अभी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो आप गेम का क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले में 9th के फर्स्ट पार्ट में जो है ना, वो आपको गेम का प्रोसीजर बताना है। सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन है कि आपको ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर सैडल पॉइंट निकालेंगे, ये आपने किया हुआ है पहले। जिन बच्चों को सैडल पॉइंट नहीं निकालना आता तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेम की वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम डोमिनेंस मेथड को अप्लाई करेंगे। कोई भी एक रो या मतलब, क्योंकि हमारे पास रो तो 2 ही है, कॉलम ज़्यादा है, हमें 2 × 2 में कन्वर्ट करना, तो एक कॉलम ऐसा डिलीट करेंगे जिसकी वैल्यू जो है ना, वो किसी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वैल्यू से क्या होगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब देखिए 6 जो है ना, वो मतलब 7 6 से ज़्यादा है, 4 जो है वो -3 से ज़्यादा है, तो हम जो है ना इस 7 को, इसको ही डिलीट करेंगे। दोनों के कंपैरिजन में आप कर सकते हैं, C1 के कंपैरिजन में भी, C2 के कंपैरिजन में भी। तो हमारे पास ये बच गया। इसके बाद जो है ना, हम ओड्स निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, 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 इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये निकालने के बाद हम फिर इसकी निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम। ये वैल्यू ऑफ गेम निकल गई, इसकी वैल्यू ऑफ गेम नेगेटिव में आ रही है। उसके बाद जो है ना, आप इसके ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिख देंगे। जो आपने कॉलम डिलीट किया उसकी जगह 0 0 डाल देंगे और जो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं उनको लिख देंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। और आपको बेटे 2021 का पेपर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर जो है ना, थोड़ा नहीं ज़्यादा ट्विस्टेड था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। यूनिवर्सिटी को भी पता है कि बच्चे चीटिंग करते हैं, बुक में से देखते हैं, तो उस पेपर को करके आप जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको 2021 का पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगी। ये 2020 का था, 17 का हो गया, 18 का हो गया, 20 का हो गया, 19 का भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे तैयारी कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।